ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 6 है, ये रिव्यू एक्सरसाइज है। जब तमाम एक्सरसाइजें कंप्लीट कर ली जाती हैं तो उसके लास्ट में ना ये एक्सरसाइज होती है। तो इसके अंदर ना पूरे यूनिट में से जो क्वेश्चन होते हैं वो इधर पूछे जाते हैं, यानी कि इसमें तमाम यूनिट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यानी कि यूनिट के तमाम एक्सरसाइजेज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें होंगे। तो जैसा कि इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना वो एमसीक्यूज का, दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस जगह पर लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं फाइंड साइन अल्फा। एक हमने साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, और लास्ट के ऊपर हमने सीकेंट अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। और इफ काज अल्फा इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 13, और ये हमारे पास ना एक वैल्यू गिवन है, काज अल्फा की वैल्यू गिवन है, और बाकी ये वाली जो वैल्यूज है ना ये हमने मालूम करनी है। और ये लिखा हुआ है वेयर π/2, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है वो π/2 से बड़ी है और पाई से छोटी है। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये जो π/2 लिखा है इसका क्या मतलब है, 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और 180 डिग्री से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर हम यूं क्वाड्रेंट बनाए ना, तो जो सबसे पहला क्वाड्रेंट होता है ना वो 0 से स्टार्ट होता है और 90 तक आता है। ये ना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फिर जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है वो 90 से स्टार्ट होता है और 180 तक आता है। तो इधर यही वो बात कह रहे हैं कि 90 और 180 के दरमियान जो है ना हमने वैल्यू लेनी है। और क्योंकि ये काज की वैल्यू किस में है, नेगेटिव में है। तो हमें पता है दूसरे क्वाड्रेंट में ना काज नेगेटिव होता है और तीसरे में भी काज नेगेटिव होता है। तो ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है, ये 180 से 270 तक होता है, और फिर ये चौथा क्वाड्रेंट है, ये 270 से ना 0 तक होता है। तो पहले क्वाड्रेंट में तमाम चीजें पॉजिटिव होती हैं, साइन कॉस टेन कॉट कोसीकेंट सीकेंट। दूसरे में ना साइन और कोसीकेंट पॉजिटिव होते हैं। और जो तीसरा होता है इसमें टेन और काट होते हैं, और चौथा जो होता है ना इसमें काज और सीकेंट होते हैं। अब ना काज जो है ना पहले और चौथे में पॉजिटिव होता है, दूसरे और तीसरे में नेगेटिव होता है। अब ये काज नेगेटिव है, तो अब काज नेगेटिव दूसरे में भी हो सकता था और तीसरे में भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या बताया कि आपने जो काज की वैल्यू है वो किस में ली हुई है, दूसरे क्वाड्रेंट में ली हुई है। तो इसका मतलब ये होगा जब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे ना तो साइन की जो वैल्यू निकलेगी ना ये दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, और जो टेन होगा ना ये दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो सीकेंट होता है ना ये काज का उल्ट होता है, यानी कि काज का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। तो जो काज की वैल्यू अगर नेगेटिव है दूसरे में, तो सीकेंट की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये हमने ना शुरू में एक टेबल बनाया हुआ है, उसके अंदर ना हमने ये चीजें की हुई हैं कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में ना कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो छः छः वैल्यूज लिखी हुई हैं। इसमें पहले क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज पॉजिटिव थे, दूसरे में साइन और को सीकेंट पॉजिटिव था और बाकी नेगेटिव थे। तो ये वाला जो बात इन्होंने बताई है ना इसका मतलब ये है कि ये दो जो वैल्यूज होंगी ना इनका जवाब के साथ माइनस लगाना है, जैसा कि इधर ये टेन का जो आंसर है उसके साथ माइनस लगाया। फिर आगे आप देखेंगे सीकेंट की वैल्यू के साथ भी हमने ना माइनस लगाना होगा। ये एंड के ऊपर ये सीकेंट की जो वैल्यू आई है इसके साथ भी माइनस लगा हुआ है। और बाकी जब साइन की वैल्यू निकालेंगे ना तो साइन की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो ऊपर कहीं देखते हैं अगर साइन की वैल्यू अगर निकली हो तो इस जगह पर होगी, ये नीचे। तो ये साइन की वैल्यू किसकी है जी, पॉजिटिव में है। अब इसको ना हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन चीज है वो क्या है, काज अल्फा ये बराबर है -5 डिवाइडेड बाय 13। अब आपने ना माइनस को बेशक छोड़ दें, इसको ना हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम ना यूं ट्राई एंगल बना लेते हैं, ट्राई एंगल बना के ना तो इधर हम लिख लेते हैं अल्फा, और इस साइड पर हमें पता है जो काज होता है ना ये होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू 5 आ जाएगी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब बेशक आप माइनस जो है ना इसके साथ लिख लें, ये -5 लिख लें बेशक। तो अगर ना भी लिखें तो इसकी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने जो वैल्यूज है ना वो हमें पता है कि दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर ना साइन की वैल्यू हमने पॉजिटिव लिखनी है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना तो हमारे पास है ये जो साइड है ना ये वाली साइड, इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो जब इसकी वैल्यू निकलेगी वो मेरे ख्याल से 12 निकलेगी वैल्यू,
तो फिर हम ना लिख सकते हैं साइन की वैल्यू, टेन की वैल्यूज, वो हम ना वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है। तो इसको अगर हम इस तरीके से करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 13 का स्केयर ये बराबर होगा 5 का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर, ये एंगल के सामने ना परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का स्केयर ये बन जाएगा 169। और जो 5 का स्केयर है वो 25 है, उसने दूसरी तरफ आकर क्या हो जाना, -25। और पी का स्केयर ये बन जाएगा परपेंडिकुलर 12 आएगा। क्या चीज है, परपेंडिकुलर 12 आएगा। परपेंडिकुलर जो है ना 12 आ जाएगा हमारे पास। अब ये 144 का जब हम स्केयर रूट लेंगे ना, तो यहाँ से हमारे पास जो पी की वैल्यू आएगी वो 12 आ जाएगी। तो यहाँ से हम ये मालूम कर सकते हैं ये साइड किसके बराबर आ गई, 12 के बराबर आ गई। अच्छा, अब हमने अगर टेन की वैल्यू लिखनी हो तो वो हमें पता है कि टेन किसके बराबर होता है, टेन तो बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो टेन अल्फा बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 डिवाइडेड बाय 5। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट था, दूसरा, दूसरे में टेन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो इसका जवाब आ जाएगा टेन अल्फा, जो कि बराबर है -12 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरह ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, टेन अल्फा की। अच्छा, अगर हमने साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो साइन अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाई हाइपोटेन्यूज। इधर परपेंडिकुलर कितना है, 12, तो इधर हम यूं लिख सकते हैं 12 ऊपर लिख लेंगे, और हाई हाइपोटेन्यूज कितना है 13, वो इस जगह पर लिख लेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास ना साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसको इसी तरह लिखा रहने देंगे। फिर हमने सीकेंट की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, जो सीकेंट होता है ना वो काज का रेसिप्रोकल होता है। तो काज क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट किसके बराबर होगा, सीकेंट इसके उल्ट होगा, उसको हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। तो ये हम लिखेंगे जी सीकेंट अल्फा, वो कितना आ जाएगा जी, हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस कितना है 5 है। और हमें पता है दूसरे क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव, इस वजह से इस जगह पर हम नेगेटिव लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका था, ये ट्राइंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीनों वैल्यूज निकाल ली, और उसके बाद हमने ये बाकी वैल्यूज निकाल ली हैं जो उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ था कि मालूम करें। तो क्वेश्चन में उन्होंने तीन वैल्यूज का कहा हुआ था, साइन की वैल्यू, साइन कितना आ गया 12/13, फिर टेन की वैल्यू, टेन की वैल्यू आ गई -12 डिवाइडेड बाय 5, फिर सीकेंट अल्फा की वैल्यू वो 13 डिवाइडेड बाय 5 आ गई। तो एक तो ये मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और मेथड भी है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, वो भी मैं आपको ना दिखा देता हूँ, क्योंकि दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो जो आपको आसान लगे आपने उससे ये क्वेश्चन कर लेना है। इसमें सिर्फ यही है कि नेगेटिव को आपने एक बार निगलेक्ट करना है, और बाद में जो नेगेटिव है उसको आपने ना क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाना है, क्योंकि साइन के साथ नेगेटिव नहीं आएगा दूसरा क्वाड्रेंट, और बाकियों के साथ ना आप नेगेटिव लगा देंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के ये जो मेथड है इसकी तरफ आ जाते हैं। तो ज़्यादातर ये भी इस्तेमाल हो जाता है। इसके अंदर ना ये हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जी। फार्मूला कौन सा, साइन स्केयर अल्फा प्लस का स्केयर अल्फा, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अल्फा की जगह पर थीटा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, तो अल्फा भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारी मर्जी होती है। अब क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा अल्फा का जिक्र है, इस वजह से हमने ना इस जगह पर अल्फा लिख लिया। तो अब ये प्लस काज स्केयर अल्फा है, इस साइड पर आकर माइनस काज स्केयर अल्फा हो जाएगा। फिर काज अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है ना हमने इस जगह पर पुट कर देनी है, -5 डिवाइडेड बाय 13। अब जब हम -5 डिवाइडेड बाय 13 का स्केयर करेंगे ना, तो ये वाला जो माइनस है ना इसने प्लस हो जाना, ये वाला माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। और 5 का स्केयर 25 और 13 का स्केयर 169 होता है। फिर ये प्लस माइनस माइनस, 1 - 25 डिवाइडेड बाय 169। अब इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 169 एलसीएम आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इस साइड पर आ जाएगा। 169 -25 वो 144 के बराबर होता है, नीचे 169, फिर दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। 144 का स्केयर रूट 12 के बराबर होता है, 169 13 के बराबर होता है। तो ये साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिर ना हमने एक फार्मूला पढ़ा था टेन अल्फा का, तो टेन अल्फा इसके बराबर होता है साइन अल्फा डिवाइडेड बाय काज अल्फा। तो ये एक ना फार्मूला है। तो इसके ना दो फार्मूले हैं, यानी कि एक टेन अल्फा किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय काट अल्फा, एक टेन अल्फा
बराबर होता है साइन अल्फा डिवाइडेड बाय काज अल्फा। अच्छा, ये भी इसका ना फार्मूला। तो हमने ना ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लिया कि साइन अल्फा डिवाइडेड बाय काज अल्फा। अब हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया, और ये क्वेश्चन में गिवन है। जो काज अल्फा है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, ऊपर साइन की वैल्यू, नीचे कास की वैल्यू, फिर इसके नीचे भी 13 है, इसके नीचे भी 13 है, ये दोनों 13 कैंसिल हो जाएंगे। 12 डिवाइडेड बाय -5 इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने लिखना है सीकेंट। सीकेंट का जो रेसिप्रोकल है ना, वो होता है काज, 1/cos, यानी कि सीकेंट बराबर होता है 1/cos अल्फा। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, डिवाइड, ये जो बीच में बटा है, बटे को या फ्रैक्शन को हम ना डिवाइड के अंदर लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे -5 डिवाइडेड बाय 13, फिर डिवाइड को हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई। तो फिर इसका ना रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 13 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। फिर ऊपर वाली टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली नीचे। तो 1 × 13 डिवाइडेड बाय -5, तो 13 डिवाइडेड बाय -5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है ना, इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, एक बार इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं ताकि साथ डायग्राम भी नजर आ जाए, तो फिर जरा आपको अच्छी समझ आ जाएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना उन्होंने ये क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है नीचे से ऊपर की तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हॉट बलून, हॉट एयर बलून, यानी कि एक एयर बलून है जिसके अंदर गर्म हवा भरी हुई है, वो क्या है जी, 5 मीटर अवे, वो 500 मीटर दूर है। तो 500 मीटर, यानी कि ये जो बैलून है ना, ये वाला बैलून, ये 500 मीटर अवे है, यानी कि इस पॉइंट से जहां से हम एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं ना, उससे ये 500 मीटर अवे है। क्लाइंबिंग अप वर्टिकली, फिर वो ना ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ वो चढ़ रहा है, वर्टिकली बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर क्या होता है जी, चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। पहले एंग, यानी कि जब उन्होंने देखा था ना, बैलून इस जगह पर था, हॉट एयर बैलून ना, तो उस टाइम एंगल कितना बन रहा था जी, 30 डिग्री बन रहा था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा वो बैलून मजीद ऊपर चला गया, तो फिर ये जो एंगल है ना, ये 30 के बजाय कितना हो गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। ये जो सारा काम हुआ ना 30 से 60 डिग्री बनने में, तो उसको कितने सेकंड लगे हैं जी, 100 सेकंड लगे हैं। तो तकरीबन 100 सेकंड के अंदर जो बैलून है वो पहले 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था, अब कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। व्हाट इज द अपवर्ड स्पीड, जो अपवर्ड स्पीड है उसके ऊपर जाने की जो स्पीड है, इन मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में मालूम करें। तो क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो हॉट बैलून का, जो कि 500 मीटर अवे है, यानी कि जिस जगह पर बंदा खड़े होके बैलून को देख रहा है ना, उससे 500 मीटर अवे है, और बैलून वर्टिकली ऊपर जा रहा है। तो उसने जिस टाइम बैलून को पहले देखा तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, और बाद में 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना, और ये सारे काम में 100 सेकंड उसको लगे हैं एंगल चेंज होने में। तो फिर वो ये कह रहे हैं कि इसकी स्पीड मालूम करें मीटर पर सेकंड में। अच्छा, जो स्पीड होती है उसका क्या फार्मूला है, उसको देख लेते हैं जी। स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये स्पीड का फार्मूला होता है कि फासला किसी यूनिट टाइम में जो तय किया जाता है ना, डिस्टेंस जो पर यूनिट टाइम होता है, उसको स्पीड कहते हैं। अब ना इधर ये डायग्राम में ना मैंने थोड़ी सी इसकी डायग्राम को ना नाम दिया है। मसलन मैंने कहा जी, पहले ना इस जगह पर उसकी हाइट थी, ये जो हाइट है ना, इसको H1 का नाम दे दिया। ये वाली हाइट H1 है। और फिर यहां से जब ऊपर गया ना, तो फिर उसकी हाइट कितनी हो गई, H2 हो गई। तो हमने स्पीड कौन सी मालूम करनी है, H2 वाला जब उसने फासला तय किया है, तो H2 डिवाइडेड बाय 100 सेकेंड। तो उसकी स्पीड यही बनेगी कि फासला कितना है जी, H2, और टाइम कितना है, 100 सेकेंड। अब हमें ये नहीं पता ये फासला कितना है, अगर फासला ये हम निकाल लें, H2 की वैल्यू का अगर हमें पता चल जाए, तो फिर हम स्पीड इसकी मालूम कर सकते हैं। नो फाइंड H2, अब हमें ना H2 फाइंड करना पड़ेगा। H2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को ना मजीद सिंपल करके बनाएंगे। यानी कि ये जो ऊपर डायग्राम है, इस डायग्राम की दो डायग्रामें बना लेंगे। एक ये वाली डायग्राम बन जाएगी, और एक ये वाली डायग्राम बन जाएगी। मसलन जब 30 डिग्री है तो इस साइड पर हाइट कितनी है, H1। और जब 60 डिग्री है
तो इस साइड पर हाइट कितनी है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक है, यानी कि ये पूरी बड़ी डायग्राम बनानी है, समझो ये बीच में से ना ये चीज खत्म कर देनी है। तो ये पूरी बड़ी डायग्राम बनेगी, तो इसकी हाइट ऊपर से लेकर नीचे तक कितनी हो जाएगी, H1 + H2 हो जाएगी। और इसके नीचे बेस जो है, दोनों ट्राइंगल्स की बेस वो सेम ही रहेगी, बेशक ये ट्राइंगल हो या बड़ी वाली ट्राइंगल हो, बेस कितनी रहेगी, 500 ही रहनी है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की मदद से ना हमने वैल्यूज मालूम करनी। अब ये दो चीजें हमारे पास हैं, तो हम कहेंगे tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है H1 और बेस हमारे पास कितना है, 500। इधर परपेंडी सेम वही फार्मूला लगेगा, tan थीटा जो कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के बराबर है, इधर परपेंडिकुलर किसके बराबर है, H1 + H2 डिवाइडेड बाय 500। तो यहाँ से ना अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या है और tan 60 की। जो tan 30 है ना वो बराबर होता है 1/√3 के बराबर होता है। तो इस जगह पर अगर देखें ये किसकी वैल्यू है जी, tan 30 की वैल्यू हो। tan 30 बराबर होता है 1/√2 और tan 60 किसके बराबर होता है जी, √3 के बराबर होता है। फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला 500 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये H1 की वैल्यू आ गई। और इसी तरह ये 500 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये जो H1 की वैल्यू है, इसको हमने इस फार्मूले में इस जगह पर पुट करना है। तो ये वाले H1 की जगह पर हमने क्या किया, H1 की वैल्यू पुट कर दी जो दूसरी ट्राइंगल में से निकली थी। अब ये इधर प्लस हो रहा है, जब इसने इस साइड पर आना है तो माइनस हो जाना है। अब इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 लिखेंगे। फिर इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो यही चीज सेम आएगी। अब इसने इस साइड पर आ जाना है, इसने इधर आ जाना है। ये स्केयर रूट थ्री 2 टाइम्स लिखा हुआ है, एक बार लिख के इसकी पावर 2 लिखेंगे, फिर ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। जब 1 ने 500 से मल्टीप्लाई होना है तो 500 ही रहेगा। तो अब ये 3 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 आ जाएगा। तो 1500 में से 500 जब माइनस करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 को 3 पे डिवाइड करेंगे, स्केयर रूट 3 पे डिवाइड करेंगे तो 577.35 मीटर आंसर आ जाएगा। अब हमने ना H2 फाइंड कर लिया। तो ये स्पीड का हमारे पास फार्मूला बना हुआ था जो कि बराबर था H2 / 100 सेकेंड। H2 की जगह पर H2 की वैल्यू पुट की, इसको 100 पे डिवाइड किया, तो ये 2 पॉइंट ना आगे आ जाएगा पॉइंट। अब इस जगह पे इसने ना इस जगह पर आ जाना है 5.7735। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख लें काफ़ी है, बाकी ये ना लिखें। तो इस तरह ना इसकी ये स्पीड निकल आई है। तो ये क्वेश्चन भी कह लें कि ये दो डायग्राम्स आपने बनानी है, दो ट्राई बना के इनमें से आपने वैल्यूज जो है ना, एक में से H1 की वैल्यू निकलेगी, वो दूसरी ट्राई में H1 + H2 में H1 की जगह पर आप पुट करेंगे और जवाब आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे देखते हैं। इसके अंदर वो ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस डायग्राम में ना इस जगह पर ए लिखा हुआ है, यानी कि ये जो जगह है ना, इसके नीचे अगर आप देखें तो इधर क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू फाइंड करें। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर ना हमने अपने पास से इस डायग्राम को एक दफा दोबारा बनाया और इस जगह पर ना एक्स लिख दिया है, यानी कि ये वाली जगह की वैल्यू का हमें नहीं पता था। फाइंड हमने ए करना है, फाइंड क्या करना है, ए करना है। लेकिन इसको ना पहले कुछ नाम देंगे इस जगह को भी, ताकि ये हल हो सके। तो इसको हमने ना खुद लेट करना है कि ये वाली जगह किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। अब यहां से ना दो डायग्राम्स बनेंगी। एक जो डायग्राम बनेगी ना वो ये वाली बनेगी, इस जगह तक ये सारी बनेगी। तो नीचे वाले जो जगह आएगी ना, बेस किसके बराबर होगा, एक्स के, परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया, 10 के। और ये वाली जगह किसके बराबर है, 14। इधर 14 लिखा हुआ है जो कि थोड़ा सा मीठा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये 14 के बराबर है। अच्छा, जब दूसरी बार हमने ट्राई बनानी है ना, तो फिर हमें ना ये पूरी बनानी पड़ेगी। मसलन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शुरू करेंगे और इस जगह तक आएंगे और फिर इधर से यूं ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो समझो ये बीच में से ना खत्म कर देंगे। अब इसके नीचे ना ये दोनों चीजें हैं, एक्स भी है और ए भी है, इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे, x + a। ये थीटा और ये 16 है और ये क्या है जी, 10 है। तो ये थीटा हमने ना खुद लिखा है। अच्छा, अब ना हमें पता है ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो पैथागोरस थ्योरम ना हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे।
तो लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इधर हाइपोटेन्यूज से मुराद कितना है 14, बेस से मुराद एक्स है तो इधर एक्स लिख लेंगे, और परपेंडिकुलर से मुराद क्या है जी 10 है तो इधर 10 लिख लेंगे। अब 10 का स्क्वायर 100, 14 का स्क्वायर 196 होता है, यानी कि 14 मल्टीप्लाई 14 करें, 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 4 1 जार 4 और एक 1 5। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ये 6 9 और 1, ये 196 आता है। फिर ये 100 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। तो 196 में से 100 निकालेंगे तो 96 आएगा। अब हमने तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो फिर ये कैलकुलेटर से ही आपने सॉल्व करना है कि जब आप 96 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 9.8 आता है। ये अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई है। अब इधर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो अब ये हमने ना डायग्राम बनाई, तो हमने अब बड़ी डायग्राम बना ली। अब हम कहते हैं जी इसके ऊपर हम फार्मूला लगा लेते हैं जी, साइन यानी कि थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि अगर हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली तो फिर ये नीचे वाली वैल्यू भी ना हम आसानी से निकाल सकेंगे। तो उसके अंदर हमने साइडें निकाली हैं, अब हमने एंगल निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा के लिए हमें ये दो चीजें चाहिए होती हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम कहेंगे जी साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 10 है और हाइपोटेन्यूज 16 है, 10 डिवाइडेड बाय 16। अब ये आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, शिफ्ट का बटन दबा के साइन का बटन दबाना तो साइन इनवर्स बन जाएगा। फिर ब्रैकेट लगाएं, फिर लिखें 10, फिर ये वाला आपने डिवाइड लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर ब्रैकेट बंद करनी है, तो ये आपके पास ना आंसर आ जाएगा। ये अब किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास थीटा भी है, मसलन यहाँ ये थीटा की वैल्यू भी है, और बाकी जो वैल्यूज हैं ना वो भी हैं, मसलन ये वाली वैल्यू भी है, एक्स की वैल्यू भी है, लेकिन ए की वैल्यू नहीं है। अब हमने टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे, मसलन टेन थीटा का हम फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू भी है, परपेंडिकुलर जो कि 10 के बराबर है उसकी वैल्यू भी है, और नीचे जो चीज़ है ना एक्स प्लस है उसमें से एक्स की वैल्यू भी है। तो अब ये लिखेंगे टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर 10 है और बेस कितनी है जी एक्स प्लस ए, और ये थीटा की वैल्यू पुट करनी है जो हमने निकाली है। अब इधर हम लिखेंगे एक्स प्लस ए बराबर आ गया 10, ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पर आके इसने डिवाइड हो जाना। अब ये कैलकुलेटर का इधर काम है, यानी कि 10 को डिवाइड कर दें 10 38.68 डिग्री से, ये आपने कैलकुलेटर से करना है, ये आपके पास आंसर आएगा। ये एक्स है, इस साइड पर आके माइनस एक्स हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू हमने पहले फाइंड की हुई है 9.8, तो इस एक्स की जगह पर 9.8 पुट करेंगे। फिर 12.49 में से 9.8 को माइनस करेंगे, 2.69 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने ना ए की वैल्यू फाइंड कर ली है, जो उन्होंने इस क्वेश्चन में कहा था कि ए की वैल्यू फाइंड करें। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने यही कहा हुआ है कि आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इस जगह पर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू फाइंड करें। तो ये ए की वैल्यू हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। एक हमारे पास ना राइट ट्राइंगल है, तो जब राइट का जिक्र हो तो आपने याद रखना इस जगह पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो उसकी एरिया की उन्होंने बात बताई है, एरिया ये सारी अंदर वाली जगह जितनी भी है ना इसके अंदर सारी जगह, वो इसका एरिया वो कितना है जी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखना है जब एरिया आता है ना उस वो स्क्वायर में आता है, लेंथ खाली सेंटीमीटर में आएगी लेकिन एरिया स्क्वायर में आता है, और वॉल्यूम क्यूब में आता है, यानी कि पावर 3 लिखते हैं। अच्छा, अब उन्होंने ये बता दिया कि हमारे पास राइट ट्राइंगल है और उसका एरिया जो है ना वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वन ऑफ इट्स एंगल, उसका जो एक एंगल है ना वो 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने एक एंगल क्या किया जी 45 डिग्री का बना दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ फाइंड द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, साइड्स एंड हाइपोटेन्यूज। जो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो भी आपने मालूम करनी है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो भी मालूम करना। हाइपोटेन्यूज होता है तिरछी साइड, ये जो स्लोप वाली साइड होती है ना इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, वो फाइंड करनी है, और बाकी जो साइड्स हैं वो आपने फाइंड करनी है। अच्छा, इसको अब हम इस तरीके से लिखेंगे, मसलन ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको ना आपने यूं बड़ा करके ना बनाना होता है। ये एक
ट्राई एंगल हमने बना ली, उसके बाद ने इसको हमने नाम दे दिए, अपने पास से ही नाम दे दिए। हमने कहा जी ये ए है, और इधर हमने बी कह दिया और इधर सी कह दिया। अच्छा, जो ए के सामने साइड होगी ना, ऑपोजिट साइड, वो स्मॉल ए होगी। बी के जो सामने ऑपोजिट साइड होगी ना, वो स्मॉल बी होगी। और सी के सामने वाली जो ऑपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, स्मॉल सी होगी। तो ये आपने याद रखना है, इस तरह ना इसको ए बी सी का हम नाम देते हैं। तो जो ये पूरी साइड है ना बी सी, तो बी सी जो पूरी साइड है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। जो ए सी साइड है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। जो ए बी साइड है वो किसके बराबर है, सी के बराबर है। हमने ना ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, मेन हमारा क्वेश्चन ये है। ए बी से मुराद, ए सी से मुराद है हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी, और बाकी इसकी साइड्स यानी कि बी सी कह लें या ए कह लें, ए बी कह लें या सी कह लें, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में दो एंगल और एरिया गिवन है। अब हम ना तीसरा एंगल पहले निकालते हैं। हम कहते हैं जी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये बराबर होता है 180 डिग्री के। ये ट्राई एंगल के ना आइडेंटिटी होती है, यानी कि एक असूल होता है कि ट्राई एंगल के अंदरूनी जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनको सम करें तो 180 आता है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे 135 आ जाएगा, ये दूसरी तरफ आकर -135 आ जाएगा 180 में से। जब 135 को माइनस करेंगे तो 45 एंगल निकल आएगा, जो कि अननोन एंगल है, यानी कि जो तीसरे नंबर पर एंगल है ना ऊपर। तो इसकी भी हमने वैल्यू निकाल ली है, यानी कि ये वाला भी एंगल कितना निकल आया जी, 45 डिग्री। वो हमें वैसे ही पता है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी क्या होगा, 45। अच्छा, अगर एंगल बराबर हो ना तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं। ये 45 है, इसके ऑपोजिट क्या है, ए। ये 45 है, इसके भी ऑपोजिट साइड क्या है, सी। तो इसका मतलब ए और सी भी बराबर होंगे। तो पहले अगर हमने ए की वैल्यू निकाल ली ना, जितनी ए की वैल्यू होगी उतनी ही सी की वैल्यू होगी। तो ये भी एक असूल होता है कि अगर एंगल बराबर हो तो ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होती है। अगर एंगल सबसे बड़ा हो तो उसके ऑपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होती है। तो इसके बाद ये हमने इसको फाइंड कर लिया। अब हम ना, इफ एंगल ए एंड एंगल सी हैव सेम वैल्यू, जो एंगल ए और एंगल सी की सेम वैल्यू है, देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो इसका मतलब ये, अगर एंगल सेम है तो एंगल की वैल्यू क्या है, सेम है, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब ए और सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ना हम इस जगह पर ट्राई एंगल का एरिया मालूम करने का ना फार्मूला लगाते हैं। जो ट्राई एंगल का एरिया होता है, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, ट्राई एंगल बना के ना बीच में कलर कर दिया जाता है। तो ट्राई एंगल का एरिया बराबर होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। यानी कि ट्राई एंगल की बेस कितनी है, उसको हाइट से आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर इधर हम ट्राई एंगल देखें, इधर मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ, तो ट्राई एंगल की जो बेस है वो क्या है, ये वाली इसकी बेस है, नीचे वाली जगह। तो ट्राई एंगल की बेस कितनी है, सी है। और इसकी हाइट, ये नीचे से ऊपर तक इसकी हाइट है वो क्या है, ए। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 1/2, बेस की जगह पर सी लिख देंगे और हाइट की जगह पर ए लिख देंगे, और एरिया ऑफ ट्राई एंगल की जगह पर क्या लिख देंगे, 50 लिख देंगे। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 बन जाएगा। तो सी मल्टीप्लाई ए, तो ये 100 यानी कि सी मल्टीप्लाई ए की जो वैल्यू है ना वो कितनी आ गई है जी, 100 आ गई है। तो ये इस जगह पर आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है सी ए है ना, ए की जगह पर भी क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, क्योंकि ए और सी बराबर हैं। तो ये हमने बताया, अगर एंगल बराबर है तो साइड्स भी क्या होंगी, बराबर। तो ए की जगह पर सी लिख दिया, ये फिर सी स्क्वायर बन जाएगा। फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वो 10 सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो बराबर होता है 10 के। तो अब अगर सी की वैल्यू ये निकल आई है तो ए की भी वैल्यू ये ही होगी, यानी कि ए और सी दोनों कितने आ गए, 10 10 आ गए। अच्छा, अब हम पैथागोरस थ्योरम लगा के जो कह लें कि उसका जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास डायग्राम है। तो इसके अंदर हमने बी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। तो ये बनेगा बी का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये दोनों 10 10 का स्क्वायर है, ये 100 + 100 200 हो गया। फिर इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब 200 को हम लिख सकते हैं 100 × 2। तो फिर 100 का स्क्वायर रूट अलहदा
और 2 का स्क्वायर रूट लेता है, तो 100 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है जी? 10 के बराबर होता है। साथ ये 2 का स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। और बी से मुराद क्या है? हाई पार्टीन्यूज है। तो इस तरह ये हमने ना हाई पार्टीन्यूज की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो इसमें हमने यही फाइंड करना था। अच्छा, अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कह रहे हैं, इफ द शेडो ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय 12 मीटर, जो एक बिल्डिंग है उसका शेडो ना बड़ा हो जाता है 12 मीटर, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन रेज डिक्रीज फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। यानी कि जो सूरज है उसका जो रेज आ रही हैं, यानी कि जो उसका साया बन रहा है रोशनी की वजह से, वो अगर 60 डिग्री से डिक्रीज होके कितना हो जाए? 45 डिग्री हो जाए। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? बिल्डिंग की हाइट मालूम करें। ये अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको इसकी अच्छी समझ आएगी। ये देखें, ये डायग्राम बनी हुई है। तो ये जो कह लें कि इधर पहले सूरज इस जगह पे था, तो एंगल कितना बन रहा था? 45 डिग्री बन रहा था। फिर ये सूरज मूव करता करता ना, यानी कि सुबह का वक्त है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिर जब सूरज मजीद ऊपर की तरफ आया, तो ये जो एंगल है ना, अब साया इस साइड पर आ जाएगा। तो ये जब, बल्कि ये यूं समझ लें कि ये सूरज जो है ना गुरूब हो रहा है, कि पहले इस जगह पर 60 डिग्री था उसका एंगल। इस तरह आप समझ लें, पहले ये सूरज की जो रोशनी है ना, यूं इस जगह पर, जब रोशनी इस जगह पर पड़ी और इस बिल्डिंग का जो साया है ना, वो इस जगह पर आ रहा था, कितना? 60 डिग्री का ना एंगल ये बन रहा था। फिर सूरज थोड़ा सा ना नीचे को हो गया, यानी कि सूरज मूव करके इस साइड पर आया। अब ये जो सूरज की रोशनी इधर आई और ये बिल्डिंग ने रोशनी को रोका, और बिल्डिंग का जो साया है ना वो इस जगह पर आ गया। तो अब ये जो उसका साया है ये कितना इंक्रीज किया जी? 12 मीटर इंक्रीज किया। और पहले 60 डिग्री था, अब कितना हो गया जी? 45 डिग्री हो गया। तो एंगल भी क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो वो यही कह रहे हैं, इफ द शेडो ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का शेडो है, इंक्रीज, वो बढ़ा है। पहले उसका इतना साया था, लेकिन अब कितना हो गया? 12 मीटर इंक्रीज कर गया। तो the shadow of building increase by 12 meter when the angle of elevation, जो angle of elevation है of sun rays decrease from 60 डिग्री to 45 डिग्री, के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री से जब डिक्रीज करके 45 डिग्री पर आया, तो बिल्डिंग का जो साया है वो 12 मीटर इंक्रीज कर गया। तो फिर वो कह रहे हैं, व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट बिल्डिंग? तो बताएं इस बिल्डिंग की कितनी हाइट होगी, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसको हम देखें तो ये हमारे पास ना डायग्राम बनती है। अगर ये 45 डिग्री है तो इसकी हाइट एच है, और नीचे वाली जगह ना, इस जगह पर हमने खुद एक्स लिख लिया, यानी कि ये जो जगह है ना इसका नाम हमने क्या रख लिया? एक्स। जो हमें पता नहीं है उसका साया पहले कितना था, ये 12 + x हो गया। और ये वाला जो जगह है इसके अंदर ये वाली ट्राई एंगल आएगी। तो इस ट्राई एंगल में सिर्फ ये वाली जगह आएगी, नीचे वाली बेस जो है ना उसको सिर्फ हमने एक्स लिखना है। तो एक्स किसके बराबर है? यानी कि बेस किसके बराबर है? एक्स के बराबर। ये अब दो डायग्राम्स हैं, इनको अब हमने ना सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? ये डायग्राम बनाएंगे, इसके ऊपर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? टेन वाला। टेन 45 या 45 बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर एच है, बेस 12 + x है, सेम इसी तरह परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इधर एंगल 60 डिग्री है और बाकी एच डिवाइडेड बाय एक्स है। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, टेन 45 1 के बराबर होता है, एच डिवाइडेड बाय 12 + x, और टेन 60 स्क्वायर रूट 3 के बराबर होता है। तो एच डिवाइडेड बाय एक्स, ये सेम इस जगह पर ना ये चीजें लिखी हुई हैं। तो इधर देख लेते हैं, ऊपर इस जगह पर लिखी होंगी। तो ये ऊपर इस जगह पर ना ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, इधर से एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। यानी कि यहाँ से सिर्फ हमने एक्स को इधर रहने दिया, ये वाली टर्म इधर ले आए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमने निकाली है। ये जो एक्स की वैल्यू है ये हमने ये ऊपर वाली इक्वेशन में इस जगह पर पुट करनी है। तो इस जगह पर ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब ये इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पर आके इसने माइनस हो जाना है। फिर इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन लिखेंगे, इसने इधर मल्टीप्लाई होना है, इसने इधर मल्टीप्लाई होना। फिर इन दोनों में से एच हम कॉमन ले लेंगे। अब ये वाली जो वैल्यू हमारे पास आई है इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो जब इधर आके इसने डिवाइड होना है,
तो ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर, नीचे वाली को हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 0.732 आ जाएगा, और 12 × स्क्वायर रूट 3 करेंगे 20.78 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ से एच की वैल्यू आएगी, और एच की वैल्यू ही हमारे पास वो बिल्डिंग की हाइट है। अच्छा, अब ये सबसे मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, बल्कि दो क्वेश्चन ये इसके रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बॉटम ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यानी कि दो बिल्डिंग्स हैं। इसको मैं मजीद छोटा करके आपको दिखाता हूँ ताकि अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। तो ये हमारे पास ना दो बिल्डिंग्स हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई। ये जो बिल्डिंग है ना, ये 100 मीटर की है। इसके ऊपर से अगर जाके दूसरी बिल्डिंग के बॉटम को देखें, इस बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग का बॉटम देखें, तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है। यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का, 30 डिग्री का। अगर इधर से बिल्डिंग की जो टॉप है, छोटी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग की टॉप की तरफ देखें, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 20 डिग्री बन रहा है। तो फिर हमने ना इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान जो फासला है वो मालूम करना होगा, और बिल्डिंग की हाइट जो है ना वो मालूम करनी होगी। तो इस तरह का ये कोई क्वेश्चन होगा। तो इसे पढ़ते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यानी कि एक 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप से अगर दूसरी बिल्डिंग के बॉटम पर देखें तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। फ्रॉम द सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज 20 डिग्री। अब इधर से खड़े होकर अगर बिल्डिंग के टॉप को देखें तो 20 डिग्री बनता है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, जो सेकंड बिल्डिंग है उसकी आपने हाइट जो है वो मालूम करनी है। तो इसके भी आपने क्या करना है, इस तरह ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो नीचे भी एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये वाली साइड 100, नीचे वाली साइड एक्स, और ये 30 डिग्री। इसके ऊपर हम टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी साइड पे यानी कि यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब जो ऊपर हमारे पास एक ट्राई एंगल बन रही है ना, ये वाली जो ट्राई एंगल है ये ऊपर वाली साइड पे, इसको हमने बना लिया 20 डिग्री, और ये y और नीचे x की वैल्यू लगा ली। अब यहाँ से ना हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये tan का फार्मूला लगेगा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है इस बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है ना वो किसके बराबर होगी, यहाँ तक तो 100 है, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग 100 है तो ये भी क्या होगी, 100। 100 में y की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, तो ये 100, इसके अंदर y की वैल्यू को जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास 163 मीटर जो है ना बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। बाकी ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको आपने देख लेना है कि ये वो बेरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि अब ये टाइम जो है ना 1 मिनट से कम है, इसने ना मुकम्मल होना नहीं है। तो ये आपने ना इसको देख लेना, इसमें भी वो ओपोजिट आपने एंगल निकालना है। और ये वाला एंगल 50 डिग्री है। अगर एंगल हमें पता है 50 डिग्री से कम हो तो इसके अंदर ना 180 को माइनस करते हैं। तो इसमें आपने 180 डिग्री को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और बाकी इसके अंदर वो tan थीटा का इन्होंने एक फार्मूला लगाया, यहाँ से ना एंगल उन्होंने कोई मालूम किया। तो बाकी उन्होंने बताया कोई एरोप्लेन होगा, वेस्ट में गया फिर इस साइड पर आया, इधर 119 किलोमीटर गया, इधर 100 किलोमीटर फिर साउथ की तरफ आया। तो ये एंगल बताएं कितना है। अगर ये एंगल कितना है, 40 डिग्री है, तो बाकी फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा,